स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोगों का। और जो हम हिंदी की सीरीज़ चला रहे थे नेट जेआरएफ के लिए, जो ऐसे ही क्वेश्चंस जो मैंने पिछले 10-20 सालों के पेपर्स उठा के देखे हैं और उसमें ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए हैं। इनसे रिलेटेड और भी आसपास की चीज़ें वो मैं नोट्स के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो पहले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, अब आज मेरा सेकेंड वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। मैथिली शरद गुप्त इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये। याद रखिए, पूछा जाता है। शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा और इन्होंने खुद को कौटुंबिक मात्र कवि मात्र कहा। इनकी रचनाएं हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। रंग में भंग, पंचवटी 1925, जयद्रथ वध है, साकेत है, यशोधरा है, जय भारत है, विष्णुप्रिया है। ये द्विवेदी काल आपका कब है? 1900 से लेकर 1918 के आसपास का। हरिगीतिका छंद का बादशाह इन्हें कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नोबेल के अर्थ में उपन्यास का प्रथम प्रयोग 1875 ईस्वी में किया। अपनी हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। बालकृष्ण भट्ट, ये भी हमारे हैं सिलेबस में। इनके प्रमुख उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी 1886, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 अजान एक सुजान 1892। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अज्ञे की शेखर एक जीवनी तो हमारे कोर्स में ही है और ये पुस्तक आपको पढ़नी भी चाहिए कि एक शेखर जो कि खुद अज्ञे के रूप में है, उनके मन में क्या क्या दुविधाएं हैं, क्या क्या द्वंद्व हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। और ये सारे द्वंद्व दुविधाएं हमारे और आपके मन में भी आते हैं, पर हम ये किसी से चर्चा नहीं कर सकते। पर जब हम ऐसी जीवनियाँ पढ़ते हैं जिसमें यथार्थ होता है तो हम अपने आप को बाकी लोगों से रिलेट कर पाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा इस बुक को। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित था। प्रथम भाग 1940 में और द्वितीय भाग उसके 4 साल के बाद 1945 में। अगली रचना है नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी उसके बाद 1961। मोहन राकेश, इनका आपने नाटक पढ़ा होगा आषाढ़ का एक दिन, AKED। इनके कुछ फेमस हैं अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल 1968, अंतराल 1972। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन और कामायनी एक पुनर्विचार, ये 2 आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। ये जो पुनर्विचार है ये मुक्तिबोध ने किया था और पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया था 1970 में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों कई बार पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो याद कुछ ट्रिक बना लीजिएगा इसकी कि मैं से स्टार्ट हो रहा है तो राम सेकंड मैं से रामस्वरूप चतुर्वेदी होगा। हिंदी की प्रथम जीवनी पूछी जाती है, तो प्रथम जीवनी कौन सी है हिंदी की? जीवनी मतलब जो दूसरों के जीवन पे लिखी जाए, और अपनी जीवन पे कोई खुद लिखे तो वो आत्मकथा हो जाती है, ऑटोबायोग्राफी। तो दयानंद दिग्विजय 1881 में लिखी गई थी और इसके लेखक कौन थे? गोपाल शर्मा शास्त्री। ये बहुत ही फेमस जीवनी है, निराला की साहित्य साधना, और इसके लेखक एक आलोचक रामविलास शर्मा जी हैं। प्रेमचंद की भी जीवनी पूछी जा गई है कई बार। कलम का सिपाही नाम है उनकी जीवनी का और उसके लेखक अमृत राय जी हैं। गिरिराज किशोर, इनसे रिलेटेड पहला गिरमिटिया 1999, तीसरी सत्ता, लोक, चिड़ियाघर, जुगलबंदी, दावेदार, परिशिष्ट, ढाई घर, असलहा और यातना घर। परिशिष्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे कोर्स में है और इनका जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी हमारे कोर्स में है। बाण भट्ट का आत्मकथा 1946 की घटना है और इसमें 6ठी शताब्दी में जाके हर्षवर्धन के समय की घटना को काल्पनिकता के लेके लिखा गया उपन्यास है ये। और इनका अनाभ दास का पोथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, ये कुछ फेमस उपन्यास हैं। आनंद वर्धन जी का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आनंद न ये सब न आ रहा है, तो ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तन है और इसी से रिलेटेड ध्वन्या लोग इन्होंने लिखा है, आनंद वर्धन। रसों की और रस, ध्वनि को रस की आत्मा कहा है इन्होंने। ध्वनि किसे कहते हैं?
जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें उसे ध्वनि कहते हैं। व्यंग्यार्थ मतलब क्या होता है? हमने पहले शब्द शक्ति में देखा था पहले वीडियो में कि व्यंग्यार्थ क्या होता है, व्यंजना क्या होती है। शब्द शक्ति में 3 पार्ट होते थे, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। व्यंजना मतलब जो लिखा गया है उससे बिल्कुल इतर जाके उसका कुछ बिल्कुल अलग सा मतलब निकले, उसे कहते हैं व्यंजना। तो ध्वनि किसे कहते हैं? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें उसे ध्वनि कहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो सोरेन किरकेगार्ड हैं। आगे बढ़ाने वाले लोगों में नीत्शे, कार्ल जस्पर्स, मार्टिन हेडगर, जॉन पॉल सार्त्र और एल्बर्ट कामू। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उस समय जो स्थिति बन गई थी, फिर जो जापान हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा, या फिर हिटलर का जो टाइम था, जो नाजी कैंप का जिस तरीके से वो यहूदियों को मार रहा था, तो इन सारे माहौल में अस्तित्ववाद सामने आया था कि ह्यूमन एक इंडिविजुअल, उसकी एक पहचान है, उसका अस्तित्व है, उसके बिना बाकी सारी चीज़ें अधूरी हैं। तो इन चीज़ों को लेके ये जो दार्शनिक थे उस समय के, वो काफ़ी भूमिका निभाई उन्होंने इसे आगे बढ़ाने में। निश्चय का तो बहुत ही फेमस एक कोट है गॉड इज़ डेड। इसके आप कभी भी इनको पढ़िए तो इनके विचारों को ज़रूर जानिए क्या है, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे भी कोई विचार हो सकते हैं। क्रोचे इनका एक सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद। ये पूछा जाता है कि अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत है। और क्रोचे की एक ग्रंथ है एस्थेटिक, ये पूछी जाती है। एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। प्रत्ययवादी मतलब आइडियलिज्म वाले, आदर्शवादी। प्लेटो भी था आपका प्रत्ययवादी दार्शनिक, तो याद रखिए प्लेटो को जोड़ के रखिए। सोक्रेटिस शुरुआत में थे और उनके जो थे वो प्लेटो थे और उनके जो शिष्य थे वो अरस्तु थे। तो ये क्रम था। लॉन्जाइनस की पूछी जाती है पुस्तक पेरी इप्सुस, याद रखिए। इलियट की पूछी जाती है द सेक्रेड वुड, 1920 की बुक है। मैथ्यू आर्नोल्ड इनकी जो फेमस बुक है एस्से इन क्रिटिसिज्म और कल्चर एंड एनार्की, ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। रामविलास शर्मा का समय याद रखिए कि 1912 के आसपास इनका 12 में जन्म हुआ, तो आप उससे जोड़ते रहेगा कि उस किस दौर में थे ये। एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक आपको पता है कि 1943 में स्टार्ट की गई अज्ञे के द्वारा। तार सप्तक एक तरह का प्रयोग था जिसमें अलग अलग विचारधारा के अलग अलग कवियों को एक साथ लाया गया था, इसीलिए इसे प्रयोगवाद की भी शुरुआत कहा जाता है। प्रयोगवादी भी कहते हैं, प्रयोगवादी कवि। तार सप्तक के कवि थे रामविलास शर्मा जी। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये वो रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आई गई हैं, हर बार किसी न किसी पेपर में। प्रेमचंद 1941, भारतेंद्र युग 1943, प्रेमचंद और उनका युग 1952, निराला का साहित्य साधना, ये हम पहले ही देख चुके हैं। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में थी। भाषा और समाज 1961, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, भारतीय संघर्ष बोध और तुलसीदास, ये 2001 की रचना है। हिंदी जाति का साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, ये सारी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। कामायनी जो कि हमारे सिलेबस में है, जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। पूछे जाने वाले तथ्य इसमें हैं कि पूछते हैं कितने सर्गों में विभक्त है, तो 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग इसका आनंद है। तो चिंता से शुरू होकर आनंद पे ख़त्म होता है। इसका अंगी रस, इसका जो प्रमुख रस है वो शांत है, जिसे निर्वेद भी कहते हैं, शांत रस है। इसमें जो पात्र हैं जैसे श्रद्धा है, ईड़ा है, मनु है, कुमार है, ये प्रतीक हैं। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। एक बार क्वेश्चन में आ गया था कि बुद्धिवाद का प्रतीक है, तो वो गलत था ऑप्शन, तो बुद्धि का प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है और कुमार मानव के प्रतीक के रूप में है।
कामायनी पुनर्विचार हमने पहले भी देखी थी, मुक्तिबोध की है, और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन ये किसने किया था, हम अभी पहले देख चुके हैं। गीतिनाट्य लेखन का प्रवर्तक किसने किया, जयशंकर प्रसाद ने किया। मतलब इन्होंने जो नाटक लिखे वो गीतों के फॉर्म में लिखे को माना जाता है। इनकी करुड़ालय रचना को प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। तो याद रखिए, करुड़ालय इनकी रचना है और किस फॉर्म में लिखी गई है, गीति नाट्य के फॉर्म में लिखी गई है। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण एक फेमस पुस्तक है, आचार्य विश्वनाथ। ये पूछा जाता है इनकी सदी, तो ये 14वीं सदी के आसपास आचार्य विश्वनाथ। क्रम में आता है कि क्रम में दे देंगे कि वो दंडी और आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ, इनका क्रम लगाइए। तो आचार्य विश्वनाथ की जो पुस्तक है साहित्य दर्पण, इसमें बताया गया है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब कोई भी काव्य करने का क्या उद्देश्य है, उसका फल या कार्य क्या है, कि सिद्धि के लिए हेतु, साधन, अर्थ, प्रकृतियाँ हैं। अर्थ प्रकृतियों के 5 भेद बताए गए हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा भी सूत्रपात कहाँ से माना जाता है, भारतेंदु युग। क्योंकि भारतेंदु आपको पता है आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल के नाटककार हैं, आधुनिक काल के कहानीकार हैं, सब कुछ कह सकते हैं इन्हें। इन्हीं से शुरुआत होती है और इन्हें माना जाता है यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा इन्होंने सूत्रपात की। अज्ञेय का अरे यायावर रहेगा याद, ये हमारे कोर्स में है 1953, याद रखिएगा। इसमें इन्होंने स्वदेश भ्रमण किया है, अपने देश का भ्रमण किया है। इनकी एक और रचना है एक बूंद सहसा उछली, जो 1960 की रचना है। इसमें इन्होंने विदेश भ्रमण के बारे में लिखा है। ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर अरे यायावर रहेगा याद 1953 ये हमारे सिलेबस में है। मोहन राकेश की भी यात्रा वृत्तांत है, आखिरी चट्टान तक। डायरी विधा के बारे में जान लीजिए। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, श्रीराम शर्मा जी हैं, और इनकी जो पुस्तक है वो सेवाग्राम की डायरी 1948 में लिखी इन्होंने। हरिवंश राय बच्चन, इनकी बहुत फेमस प्रवास की डायरी पूछी जाती है। रघुवीर सहाय का दिल्ली मेरा परदेश 6063। रघुवीर सहाय का एक बहुत ही फेमस कविता है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ज़रूर पढ़िएगा, आपको अच्छा लगे। अरस्तु, मैंने कहा था कि सोक्रेटिस, सुकरात के बाद प्लेटो के बाद अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत दिया और विरेचन सिद्धांत दिया, इसके प्रवर्तक थे। विरेचन मतलब कैथारसिस, मतलब आपने कोई ऐसी मूवी देखी या ऐसा नाटक देखा जिसको देख के आपके सारे भाव खुल गए, आप रोए, आप दुखी हुए, तो उस थ्रू आपका विरेचन हुआ, इसे विरेचन सिद्धांत कहते हैं। अनुकरण का मतलब ये है कि जो काव्य है वो प्रकृति का अनुकरण करता है। प्लेटो ने क्या कहा था कि प्रकृति का अनुकरण जगत करता है और जगत का जो अनुकरण है वो काव्य करता है। तो काव्य और प्रकृति में 3 गुने का अंतर था। अरस्तु ने कहा ऐसी बात नहीं है, काव्य जो है वो सीधे सीधे प्रकृति का ही अनुकरण करता है। ये जो काव्य शास्त्र में है इसमें क्या है, मुख्यतः क्या है, दुखांत की, त्रासदी, हिंदी इंग्लिश में ट्रेजेडी कहते हैं, ट्रेजेडी है। और इन्होंने ट्रेजेडी को लेके 6 अंग माने हैं दुखांतकी को लेके, कथानक, चरित्र, पदयोजना, विचार, दृश्य और गीत। कला प्रकृति का अनुकरण करती है, मैंने आपको बताया है। काव्य का प्रयोजन क्या होना है, आनंद को माना है इन्होंने। प्रयोजन कि उसके क्या फल हैं, क्या उसका उद्देश्य है, वो इन्होंने आनंद को माना है। तो आज की क्लास में यही रहने देता हूँ, और मैं आगे आपको अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से सीरीज़ चला रहा हूँ मैं नेट को लेके, और मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाला हूँ इसको पूरे जल्दी से जल्दी। मैं पेपर 1 पे भी काम कर रहा हूँ, तो आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे टाइम से। थैंक यू।